प्रिय साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और कल हमने शब्द भेद पढ़े थे और इसमें हमारा आखिरी प्रकार था रूपांतर के आधार पर या रूप के आधार पर। ठीक है, तो रूप के आधार पर हमने देखा था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। यहीं से आज हम अपनी बात शुरू करेंगे। ठीक है, और आपने कल शब्द भेद देख लिए थे, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप के आधार पर। ठीक है, यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विकारी शब्द का। ठीक है, विकारी शब्द। कल मैंने आपको बताया था कि बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वो जो बदल नहीं सकते, यौगिक वो जो दो शब्दों से मिलकर बनेंगे, और योग रूढ़ वो जो बनेंगे दो शब्दों से लेकिन फिर उनके खंड नहीं हो सकते। ठीक है, फिर में एक दूसरे के होकर ही मर जाएंगे, तेरे होकर मरा। ठीक है, तो आज हम विकारी शब्द में पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक, वो रहेगा संज्ञा। ठीक है, संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, या पहले संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस भी किसी भी चीज का नाम है, जगह का नाम है, वो सब संज्ञाएं हैं जो हम किसी की पहचान के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे मैं विशाल, तो विशाल संज्ञा है, मोबाइल संज्ञा है। ठीक है, ये शहर, ये संज्ञा है, इस शहर का नाम संज्ञा है, इस राज्य का नाम संज्ञा है, हमारे प्यारे भारत, भारत देश का नाम संज्ञा है। ठीक है, ये सब संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखियो कि जो बच्चे अभी भी सीरियस नहीं हैं, नहीं पढ़ रहे, उनका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं शुरू से यही बात कह रहा कि एग्जाम कभी भी हो, अपनी तैयारी में लगे रहिए। चाहे किसी भी भर्ती का एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो, और चाहे आपका आरपीएफ एसआई का हो, चाहे रेलवे लोको पायलट का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, जितनी भी भर्तियां आ चुकी हैं उनका एग्जाम कभी हो, आप तब तक इतनी तैयारी कर लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के समय पर रिवीजन करना पड़े। यदि आप इतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप कंपटीशन में है ही नहीं। बिल्कुल भी ये मत सोचेगा कि जिस वक्त एग्जाम डेट आ जाएगी और आप तभी तैयारी करेंगे और उसी वक्त आप तीर मार लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद, हाँ बेटा बाहर चले जाओ आप। संज्ञा के भेद, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला
व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब देखो, हम इन्हें एक छोटे से यदि प्रारूप में समझें, छोटे से सीक्वेंस में समझें, तो यहां आप देख रहे हैं किसी एक व्यक्ति की बात हो रही, सपोज करो मेरी हो रही, ठीक है, या आपकी हो रही। ये किसी एक व्यक्ति की बात हुई, प्रदीप की, ठीक है, प्रदीप की बात हुई। तो अब यहां प्रदीप की जाति पूछ ली, यहां प्रदीप की जाति पूछ ली। फिर प्रदीप के समूह में भी कुछ लोग होंगे जो प्रदीप के साथ रहते होंगे, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, तो वहां उसके समूह की बात होगी। अभी एक ही आदमी से जुड़ रहे हैं। अब उसके द्रव्य की बात हुई, और फिर उसकी भावनाओं की बात हुई, फिर उसके भावों की बात हुई, ठीक है। तो अपने दिमाग में इसी तरीके से इसे फिट कर लेंगे। व्यक्तिवाचक, फिर व्यक्ति की जाति पूछी, जातिवाचक, फिर उसका समूह पूछा, समूहवाचक, फिर उसका द्रव्य पूछ लिया, द्रव्यवाचक, और फिर उसके भाव पूछे, भाववाचक संज्ञा। अब इन्हीं भेद पर हम काम करते हैं, इन्हीं की परिभाषा हम देखते हैं, ठीक है। कल की वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक में बड़े प्यार से छोटी छोटी वीडियो में ही हम इन्हें सब चीजों को क्लियर करते चलाएंगे, ठीक है। पहला क्या बताया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो किसी, जहां या जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बोध हो, किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, तो वहां क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। जहां किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होगा, एक वस्तु का पता लगाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे ये एक पेन के बारे में पता चल रहा, ठीक है, एक मार्कर के बारे में पता चल रहा। मैं अकेला आदमी खड़ा आया, मैं अकेला खड़ा तो एक व्यक्ति खड़ा। यदि मेरे बारे में ही आगे बात करेंगे तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, जहां या जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, वहां क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे किसी का नाम ले लो, प्रदीप, किसी शहर का नाम ले लो, सहारनपुर, ठीक है। किसी वस्तु का नाम ले लो, मोबाइल, या ये कह दो आप कोई मॉडल ले लो, M21 लिख लो, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी M21, ठीक है। ये मेरे इसलिए याद है, मेरे पास था पहले, तो ये याद कर लिया। या किसी बैग को ले लो, ट्रॉली बैग, ये क्या है? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम है, ठीक है।
अब इसी में यदि हम देखा समूहवाचक, ज्यादा लंबा नहीं होने का, थोड़ा थोड़ा सा तुरंत आप बस समझने की चीज है ये, अपने दिमाग में रिमाइंड कर लो, नहीं तो इन्हीं उदाहरणों से हम समझ लेंगे। समूहवाचक, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो, सॉरी इससे पहले जाति, जातिवाचक, ठीक है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का पता लगे, ठीक है, कि उसकी कैटेगरी क्या है, तो वहां क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें नदी का नाम लिख लो गंगा, इसमें पर्वत का नाम लिख लो हिमालय। अब यहां से समझो, आप यहां से क्या समझेंगे, यदि मैं हिमालय को यहां लिख दूं पर्वत, ठीक है, तो इसकी जाति का पता चल गया। यहां लिख दूं गंगा, नदी या नदिया, नदी भी एक जातिवाचक शब्द है। प्रदीप, इसका लिख दो मनुष्य, ठीक है, ये शहर या जिले, सहारनपुर का लिख दो जिले, ठीक है, ये सब क्या हो गए, ये सब इनके जातिवाचक हो गए, क्योंकि हमें किसी भी इन शब्दों से किसी भी चीज की जाति का पता चल रहा कि ये क्या है, ये पर्वत है। पर्वतों के अंदर बहुत सारे पर्वत है, हिमालय है, आल्पस है, यूराल है, हमारे देश में कंचनजंगा है, ये सब क्या है, अलग अलग पर्वत है, ठीक है, नंदा पर्वत है, नंगा पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत है, ठीक है, एंडीज पर्वत है, ये सब क्या है, पर्वत जाति के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा है पर्वत, ठीक है। अब नदियों में गंगा, यमुना, ये सब नदियों के नाम हैं, लेकिन यहां सभी नदी लिख करके सभी नदियों को लिख दिया गया एक ही शब्द में, ठीक है। जैसे मनुष्य, मनुष्य में यहां सब मनुष्यों की बात होगी, अब किसी एक पर्टिकुलर मनुष्य की, किसी एक विशेष मनुष्य की बात नहीं हुई, उसमें मैं भी, आप भी, ये पूरी दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो सब इसमें आ गए। जिले, जिलों में जितने हमारे उत्तर प्रदेश के जिले हैं 75 के 75 जिले आ गए, जिले लिखते हैं, ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। अब इसे से देख लो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में क्या है, जहां किसी समूह का बोध हो, किसी शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होगा। जैसे मैं कह दूं कि वहां तो 50 लोग सभा कर रहे थे, ठीक है, 50 लोग सभा कर रहे थे, तो मुझे क्या पता चला कि एक समूह है 50 लोगों का जो सभा कर रहा था, ठीक है, तो वहां मैं सीधा भी कह सकूं कि सभा करने वाले बैठे हैं वहां ना मुझे फिर गिनती गिनाने की जरूरत, ना अलग अलग से नाम बताने की जरूरत कि वहां कितने लोग हैं और कितने कौन कौन लोग हैं, तो सभा। जैसे भीड़ इकट्ठी हुई, तो ये सब क्या हो गया, ये समूहवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में अगला द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है, जिस शब्द से किसी पदार्थ का पता चला, ठीक है, किसी पदार्थ का बोध हो या पदार्थ के द्रव्य का
बोध हो, उसके मटेरियल का बोध हो। जैसे दूध, पानी, मिट्टी, हवा, ठीक है, ये सब क्या है, ये द्रव्य हैं। ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये द्रव्य हैं। जितनी भी रासायनिक चीजें हैं वो अधिकतर द्रव्य है, ठीक है। अब एक लास्ट बच गया इसमें। लास्ट क्या बच गया? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है कि जिन शब्दों से किसी के भावनाओं का पता चले। भावना क्या क्या हो सकती है? किसी का गुण भावना हो सकती है, किसी का धर्म भावना हो सकती है, व्यापार क्या कर रहा, उसका रंग इत्यादि, ये जो चीज है, गुण, धर्म, व्यापार, स्वभाव, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। मान लो कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई व्यक्ति हीरे का व्यापारी है, स्वर्णकार लिख लो यहां। ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि वो तो हिटलर सा ही दिखा रहा है जी, या दिखा वो उसे कह दो कि ये तो गांधीवादी व्यक्ति है, तो ये क्या होगी? ये भाववाचक संज्ञा होगी। ये भाववाचक संज्ञा होगी कि वो अहिंसावादी है या तानाशाही है। देखो इसे देखो आप 1 मिनट, और आप इन्हें देखो, फिर उदाहरण से ही, जितने उदाहरण हमने लिखे उस उदाहरण से ही समझते हैं। अब देखो उदाहरण से ही हम समझते हैं। तीन चीजें ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लो, चल गंगा, फिर किसी व्यक्ति का नाम ले लो, चंदन, ठीक है, और यहां लिख लो क्या लिखें,
एक लिख लो मोटर। कोशिश करेंगे समझने की इनसे। 3 शब्द हमने लिए, गंगा, चंदन, चंदन की जगह कुछ और ले लो, चंदन नाम लिख रहे थे लेकिन फिर वो अलग सा दिखाया जाए, जैसे यहां वर्षा लिख लो, वर्षा। ठीक है, तो ये नाम है वर्षा। तो अब देखो समझते हैं, गंगा क्या हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखी मैंने, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखी। अब यदि हम इसकी जाति का बोध करें तो गंगा, गंगा किसके अंतर्गत आती है, नदियों के अंतर्गत, एक नदी समूह के अंतर्गत आएगी। ठीक है, वर्षा, वर्षा एक महिला का नाम है तो महिला जाति होगी इसकी। ठीक है, अब मोटर है, वैसे तो इसकी जाति निकालने के लिए आप विद्युत यंत्र कह सकते हैं इसे, विद्युत यंत्र। ठीक है, अब जाति, समूह और द्रव्य और भाव। ठीक है, अब लिख लिया, गंगा थी, इसकी जाति नदी, वर्षा जाति इसकी महिला होगी, एक महिला है, और मोटर, मोटर की जाति एक ये विद्युत यंत्र है। ठीक है, अब इसका समूह देख लो, गंगा, यदि मैं यहां ये कर दूं नदियां, बहुवचन में ले लिया और समूह हो गया। ठीक है, या ये भी छोड़ दो, इसमें लिख लो आप समूह में उत्तर भारत से निकलने वाली नदी। ठीक है, ये उत्तर भारत से निकलने वाली जितनी भी नदियों का समूह है उनमें एक गंगा भी होगी। ठीक है, वर्षा है महिला, यदि यहां वर्षा और उसकी सहेली जुड़ जाए, ठीक है, या एक लड़की और लिख लो दिव्या, या यहां लिख दो 2 लड़कियां, तो ये इसका समूह हो गया। अब समूह बन गया बहुवचन बनते ही। मोटर है, विद्युत यंत्र है, अब मैं मोटर के साथ में 2 मोटरें लिख दूं या मोटरें लिख दूं तो ये भी समूह हो जाएगा, या 4 मोटर लिख दूं तो समूह हो गया। उसके बाद द्रव्य देख लो भाई, नदियों में तो पानी बहे, तो इसमें क्या बहता है, इसमें बहता है पानी। ठीक है, वर्षा है, हम देखो इंसान का वैसे तो कोई द्रव्य नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर बहुत सारे द्रव्य हैं, और वैसे कहा जाए कि अध्यात्म के तौर पे कह लो या धर्मानुसार कह लो कि मिट्टी का शरीर है, तो मिट्टी लगा लो या यूं कह लो इसमें ही शरीर में क्या बह रहा, रक्त बह रहा, ऑक्सीजन से सांस ले रहे। ठीक है, हाड़ मांस का शरीर है, कैल्शियम है, हड्डियां बनी हुई है, तो इसका द्रव्य हो गए। मोटर में क्या द्रव्य हो सकता है, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा, ये इसका द्रव्य हो गया। अब भाव देख लो, भाव में यदि भाव, गंगा नदी का भाव क्या है, बहना। ठीक है, बहाव, इनका भाव क्या है, बहना।
और वर्षा महिला है, महिला का भाव, इसका कुछ भी गुण दोष लिख दो, सुंदर लिख दो, पतली लिख दो, कमजोर लिख दो, दयावान लिख दो, ये सब इसके भाव हैं। अब मोटर, मोटर का भाव क्या हो सके, घूमना, या घूमना तो कह नहीं सकते, उसे कह सकते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा पैदा करना। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा पैदा करना। या जैसे घास काटने वाली मोटर है तो घास काटेगी, पंखे में लगी हुई मोटर है तो वो पंखुड़ी के साथ हवा देगी। तो ये सब इसके भाव हैं। ठीक है, इस चार्ट को आप एक बार देख लो, फिर इनके बारे में हम और भी बात करेंगे। एकदम मिटा दूंगा तो हो सकता है किसी की नजर में भी ना पड़ा हो, आप इसे देख लो एक बार। हाँ बेटा, बस 5 मिनट और दे दो, 5 मिनट और दे दो। ठीक है, अब देखो हम इनके बारे में बस थोड़ी थोड़ी चीजें जानेंगे और कुछ नहीं, जो सीधी सीधी हमारे पेपर में हमारे काम आ जाएगी। बस ये पहचान हमें थोड़ी सी रखनी पड़ेगी अपने दिमाग में। देखो जितनी भी भाववाचक संज्ञा है, जैसे भाव ले लिया, दया ले लिया, लिखावट ले लिया, या उसका गुण ले लो, दयावान लिया था, सुंदर लिया था। ठीक है, तो इन सब का किसी का भी आप देख रहे होंगे बहुवचन नहीं होता। तो एक बात तो बिल्कुल पूरी तरीके से सीधी सीधी ये याद रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। दूसरी बात, मैंने आपको 2 शब्द पढ़ाए थे, गांधीवाद और हिटलरशाही। इन दोनों चीजों से हम इन दोनों शब्दों से एक चीज सीखेंगे कि जो ये शब्द हैं गांधीवाद और हिटलरशाही, देखो जब किसी के सामने किसी का विशेष गुण लगा दिया जाता है, ठीक है, किसी के नाम के सामने यदि उसका विशेष गुण लगा दें, या जैसे शिव है, शिव के सामने शिवत्व प्रत्यय लगा दिया, तो कुछ प्रत्यय जोड़ के भी भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं। जब नाम के सामने किसी प्रत्यय को जोड़ करके उसका गुण प्रदर्शित होता हो तो वहां भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इन तीनों शब्दों से आप बिल्कुल पूरी तरीके से याद रखेंगे। अब देखो एक चीज और, जैसे कि अब हमारी जैसे कि हम कह दें किसी को कि कहां गए थे भाई, कि देवी के मंदिर में गए थे। ठीक है, कि देवी के मंदिर में गए थे, तो वहां पूरी तरीके से सभी 9 देवियों की बात नहीं हो रही। नौ देवियों की बात नहीं हो रही, तो वहां एक अकेली देवी की बात हो रही, या तो दुर्गा जी की या लक्ष्मी जी की। अधिकतर तो दुर्गा जी से ही इसे जोड़ते हैं, माता दुर्गा से। तो ऐसी संज्ञाएं जो होती हैं वो देवी, कि भाई कहां गए थे, देवी के मंदिर गए थे, तो इसे देखें तो ये क्या है, जातिवाचक है, लेकिन प्रयोग कहां हो रहा है, व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक में एक बड़ा अच्छा उदाहरण मेरे इसका याद आ रहा है, इसे मिटा दो ऊपर।
व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण है, जैसे कि यह घर पंडित जी का है। ठीक है, या यूं कह लो प्रयागराज में पंडित जी का घर है। तो यहां पंडित जी की ना कह दिया हमने, यहां कह दिया हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को पंडित जी की संज्ञा दे दी कि प्रयागराज में पंडित जी का घर है। ठीक है, तो अब अगर पंडित देखें तो एक पूरी जाति है, लेकिन यहां सिर्फ हमने एक विशेष व्यक्ति की तरफ को इशारा कर दिया। ठीक है, तो वो इशारा किसकी तरफ हुआ? नेहरू जी की। तो ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होगी। इसी प्रकार के उदाहरणों की हम ध्यान रखेंगे। जैसे एक उदाहरण है कि ज्यादा बड़ा हरिश्चंद्र ना बने। ठीक है, ज्यादा बड़ा हरिश्चंद्र ना बने, तो वहां हम उसे क्या कहना चाह रहे कि सत्य मत बोल, ज्यादा सच बोलने वाला ना बने। ठीक है, क्या उसे अकेले को रहे, लेकिन पूरा एक सत्य बोलने वाले लोगों की जाति को प्रदर्शित कर दिया हमने वहां पे। इसी के साथ आज की क्लास तो यहीं खत्म होगी। और मेरे भाइयों, मैं बार बार यही कहता आ रहा आपसे और यही कहना चाहूंगा अब भी कि तैयारी बिल्कुल ना छोड़ो, बिल्कुल भी पढ़ना कतई ना छोड़ो। चाहे आप डेली 10 मिनट पढ़ें, चाहे 1 घंटा पढ़ें, चाहे पढ़ें 2 घंटे, जिसकी जैसी सामर्थ्य, जिसका जैसा समय, लेकिन पढ़ें जरूर। यदि कामयाब होना है, यदि अपनी मंजिल को पाना है, और नहीं पाना तो भैया सबकी मर्जी है। कोई किसी को ना नौकरी दे सकता, कोई किसी की ना अपनी तनख्वाह दे सकता। सब अपने लिए नौकरी पाएंगे, सब अपने लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा, अपने मन में भ्रम पालने वाले लोग, कुछ लोग ऐसे भी हो ना, आपके समूह में भी होंगे, मेरे समूह में भी हैं, कि हम तो बहुत तैयारी में हैं, बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे, बहुत ये कर रहे। तो भाई वो उनके पिछले साल के पैट के नंबर पूछ लो, या उन पर पैट का पेपर हल करवा लो, या फिर एक क्वेश्चन उसमें आया था कि गांधी जी ने लंगोटी बांधनी कब शुरू करी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हिला नहीं पानेगा कोई भी। तो इसलिए तैयारी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप आईएएस की तैयारी करके और फिर यहाँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस चीज से आप हमको तैयारी जितनी ज्यादा हो जा उतनी कम है आज के समय में, क्योंकि अब एग्जामिनर का कुछ पता नहीं रहा है कि वो सवाल कहां से उठा लगा, वो क्वेश्चन क्या दे दे, उसके दिमाग पे है। अब जितने भी एग्जाम हो रहे वो एग्जामिनर एग्जाम है, स्टूडेंट एग्जाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक किताब पढ़ ली कि हाँ भाई वो उसी किताब में से, या 10 किताब पढ़ ली आपने कि इनमें से कोई ना कोई 50% पेपर आपको 70% फंस जाएगा। ऐसा भी हो सका आपकी किस्मत ज्यादा ही खराब हो तो 30% भी ना मिले, और ऐसा भी हो सका कि ज्यादा बढ़िया किस्मत हो 50-60% मिल जाए, बिल्कुल हलवा पेपर मिल जाए जो सब पे ही आता हो। अब 10 लाख बैठे, 10 लाख में तो 9 लाख का पेपर आवे। तो इसलिए अपनी तैयारी बढ़ाते चलो जितनी ज्यादा हो सके। जितना ज्यादा समय आपको मिल रहा है वो सब आपके लिए अच्छा समय है, बोनस मिल रहा है, भगवान की दया दृष्टि आप पर सही चल रही कि आपको समय मिलता जा रहा है। नहीं तो परीक्षा आज हो जा कल हो जा, आज हो जा कल हो जा, इसी आधार पर समय गुजर रहा है। और जो लोग ये सोच रहे कि परीक्षा क्या समय आने पर, तारीख आने पर तैयारी करेंगे, वो तैयारी बिल्कुल नहीं कर सकते, वो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। मेरी बात आज लिख कर ले लो। कोई एक आध धुरंधर होगा जिनने सब कुछ मंथन कर रखा होगा, गूढ़ रखा होगा, कतई पी रखा घोट कर, वो रिवीजन कर लगा उस समय में, उसका कुछ कहना नहीं, वो तो अपवाद है। लेकिन जो ये सोच रहा है वो अब तैयारी कुछ नहीं है और तू 1 महीने में और 2 महीने में क्या नाम तू आइंस्टीन बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आज इन्हीं शब्दों के लिए के साथ विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।